हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर. एंड वी आर going to prepare, I what I meant to say that we are going to study, going to deal with the ढेर सारे क्वेश्चंस. सो उन सारे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सो मैं 100 एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आई हूँ. उस सीरीज में हमने काफी सारे टॉपिक्स, आई मीन टू से दैट काफी सारे एमसीक्यूज किए हुए हैं लास्ट सेशंस में. आज का जो हमारा सेशन होगा वो भी एमसीक्यूज पे ही होगा. जैसा कि मैंने कहा इनिशियली दैट आई हैव ब्रॉट अप टू यू 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज, राइट? एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022. सो आज का हमारा जो क्वेश्चन होगा, हम स्क्रीन पर चलते हैं जहां पर हमें आज से स्टार्ट करना है. राइट, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा इस सेशन का, दैट इज द कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन ऑफ ओबीआर एंकर्ड इन द behavioral science of psychology, anthropology and political science. Match the behavioral science source list B of the OB topics list A. सो लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है. आपको सिंपली एक ऑप्शंस दिए गए हैं, उन ऑप्शंस को आपको मैच करना है. अगर आप डायरेक्ट मैच नहीं कर पाते, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेकर के कर सकते हैं दैट कि कौन सा किसे मैच करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए. इससे भी आप एक सिंपल सी टेक्निक यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट देखेंगे और लिस्ट ए में देखेंगे ओबी टॉपिक्स क्या है. ऑप्शन ए देखेंगे इंटरपर्सनल स्टाइल, बी सोसाइटल कल्चर एंड सी पावर एंड पॉलिटिक्स. एंड लिस्ट बी में दिया हुआ है रेलिवेंट बिहेवियरल साइंस सोर्सेज. क्या रेलिवेंट बिहेवियरल साइंस सोर्सेज हैं उनके बारे में बात की गई है. सो फर्स्ट दिया गया है पॉलिटिकल साइंस, सेकेंड दिया गया है एंथ्रोपोलॉजी एंड थर्ड दिया गया है साइकोलॉजी. सो आपको लिस्ट ए एंड लिस्ट बी को एक दूसरे से मैच करना है. सो आपको मैं दे रही हूँ 10 सेकेंड्स. आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो ये द करेक्ट मैच फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए का इंटरपर्सनल स्टाइल का क्या हो जाएगा. इंटरपर्सनल स्टाइल का हो जाएगा साइकोलॉजी 3. ऑप्शन नंबर थर्ड लिस्ट बी में ऑप्शन नंबर थर्ड से मैच करेगा ऑप्शन ए. लिस्ट ए ऑप्शन ए मैच करेगा लिस्ट बी से थर्ड नंबर से. बी देखेंगे सोसाइटल कल्चर. सोसाइटल कल्चर किससे मैच करेगा, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी. जहां पे सोसाइटी की कल्चर की बात आएगी, ह्यूमन की बात करेगी, ह्यूमन एंड ह्यूमन के कल्चर की बात आती है, वहां पर वो चीज रिलेट करती है एंथ्रोपोलॉजी से, राइट? कभी भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, वन लाइनर क्वेश्चन भी आ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो जहां पे भी कल्चर की बात होगा आप एक कीवर्ड याद रखिएगा दैट कल्चर की जहां पे भी बात होगी आप एंथ्रोपोलॉजी से उसको रिलेट करेंगे, राइट? एंड थर्ड पावर एंड पॉलिटिक्स किससे मैच करेगा, दैट इज पॉलिटिकल साइंस. सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, आप इसको इजिली कर सकते थे, राइट? सो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, आपने सी देखा दैट पावर एंड पॉलिटिक्स की बात हो रही है और सी को 1 से मैच किया जा रहा है पॉलिटिकल साइंस से, और बाकी के ऑप्शन में आप देखेंगे सी का 1 किसी में भी नहीं है, राइट? सो इस तरह से अगर एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आप इजीली पकड़ लिए. कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन सच में लगते हैं कि हार्ड है क्योंकि आपने सुना नहीं है, वर्ड्स जो होते हैं थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं आपको. सो उन क्वेश्चन में आप हमेशा रिलेट करने की कोशिश करिएगा, हमेशा एक कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करिएगा. किसी एक ऑप्शन में अगर आप कीवर्ड पकड़ के पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, तो कोई एक कीवर्ड आपको मिलेगा जो कि एक किसी न किसी ऑप्शन में सही मैच करेगा. बाकी के ऑप्शंस अगर नहीं मैच करते हैं, कभी कभी एक मैच से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. एंड कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम से कम 2 आपको पता होनी चाहिए. सो वो अदर केस है, लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चंस में फंसते हैं एग्जाम के टाइम में, तो आप इसी तरह कीवर्ड्स को पकड़ के पढ़ने की कोशिश करेंगे एग्जाम में, राइट? सो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट? सो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, मैच द प्रोविजंस प्रोवाइडेड अंडर कॉलम ए विद रिस्पेक्टिव लेजिस्लेशन अंडर विच दे आर कवर्ड अंडर कॉलम बी. लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है. लिस्ट ए में दिया गया है ऑप्शन ए कंपल्सरी इंश्योरेंस, ऑप्शन बी scheduled employment, option C protected workman and option D medical bonus.
कॉलम बी में दिया गया है द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, सेकेंड द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, third the maternity benefit act 1961, and fourth the minimum wage act 1948. राइट, सो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए और आप उसको मैच करने की कोशिश करें। जो ईयर वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा उनमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सो अगर किसी एक या दो को, अगर जैसा कि मैंने प्रीवियसली भी बोला दैट कि अगर आप किसी एक या दो का भी मैच कर लेते हैं तो आप बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। राइट, सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। देखेंगे कंपल्सरी इंश्योरेंस का सही मैच क्या है, दैट इज द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972। कंपल्सरी इंश्योरेंस क्या होता है, कंपल्सरी इंश्योरेंस का मतलब होता है जो आप ग्रेच्युटी पे करते हैं अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972, दैट इज कंपल्सरी इंश्योरेंस, ये कंपल्सरी इंश्योरेंस होता है। बी देखेंगे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट होता है द मिनिमम वेज एक्ट 1948। प्रोटेक्टेड वर्कमैन क्या होते हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। सो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट 1947 के तहत वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सो दैट इज प्रोटेक्टेड वर्कमैन रिलेट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। डी देखेंगे मेडिकल बोनस कब दिया जाता है, दैट इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। राइट, सो आपका वन ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 2 एंड फोर्थ का हो जाएगा 3rd। राइट, सो आप मेडिकल बोनस जहाँ पे आप बात करेंगे, लाइक आपने क्वेश्चन पढ़ा, बाकी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही है, कुछ नहीं दिमाग में आ रहा है कि लाइक किसको किससे मैच करना है। सिंपली अगर आपने देखा कि मेडिकल बोनस क्या है, तो मेडिकल बोनस एक बेनिफिट है, मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर अभी आता है। तो मैटरनिटी बेनिफिट को अपने मेडिकल बोनस से अगर मैच कर लिया, जिस लाइक सी का 2 कर दिया, तो आपके पास 50% का चांस बन गया। लाइक आपने आप ऑप्शन नंबर 2 में देखेंगे कि सी का 2 ऑप्शन नंबर 2 में भी है और सी का 2 ऑप्शन नंबर 4 में भी है। तो इससे क्या होगा कि आपने एक का कीवर्ड पकड़ा, आपने मैच किया, तो आपने 50% चांसेस कवर कर लिए, अपनी तरफ कर लिए, अपने फेवर में कर लिए। दैट जो ऑप्शन 1 है एंड ऑप्शन 3rd है वो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। सो अभी आपके पास 50% का चांस है, आप 50% सही भी कर सकते हैं, आपके पास चांस है कि आप 50% सही कर सकते हैं या फिर 50% गलत कर सकते हैं, जिससे कि आपके या तो रॉन्ग या तो राइट हो जाएंगे क्वेश्चन को। सो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाएंगे और कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो प्रोटेक्टेड वर्कमैन क्या होते हैं, तो जहां पे प्रोडक्शन की बात आती है दैट इज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। ठीक है, तो अगर इस तरह से आप एलिमिनेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे एग्जाम में। राइट, सो हमेशा क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, ना कि उसको रटेंगे आप। राइट, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन है। मैं हमेशा बोलती हूँ दैट असर्शन को जब भी पढ़े आप असर्शन को असर्शन पढ़ने के बाद 2 लगा के आप रीजन को पढ़ेंगे, देन यू विल बी इजीली टू you'll be easy to relate the concept की what is the concept behind the these lines। so आप सबसे पहले पढ़ेंगे इसको। assertion A, the social concept of welfare implies the welfare of man, his family and his community। ठीक है, so social concept का क्या मतलब होता है, that is implies welfare of man, his family and his community। ये आपको सही सही लग रहा है, ठीक है। अब इसको because लगा के पढ़ेंगे, because all the three work together or individually supplement one another in a 3-dimensional approach, each serving as ends and means। right, so अब आपको यहाँ पे बिकॉज लगा के पढ़ा तो आपको एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। राइट, हो गई होगी। आप अगेन इस क्वेश्चन को बिकॉज लगा के पढ़िए। कभी कभी आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो जो चीजें आपके माइंड में लाइक कहते हैं कि एम्बिगुअस थी, तो वो अब चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर आप सेकेंड या थर्ड टाइम पढ़ेंगे उसी क्वेश्चन को। तो सो मैं आपको 5 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ, आप एक बार फिर से पढ़िए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर डज नॉट एक्सप्लेन ए प्रॉपरली।
जैसे कि मैंने बोला कि अगर सोशल कॉन्सेप्ट की बात होती है, सोशल के अंदर क्या चीजें आती है, सोशल के बारे में एक इंडिविजुअल पर्सन आ जाएगा, उसकी फैमिली आ जाएगी, उसके आसपास के लोग आ जाएंगे, उसकी कम्युनिटी आ जाएगी। तो सोशल की जहाँ पे बात हो रही है वहां पे एक इंडिविजुअल के साथ साथ सोशली भी इंसान इंसान कनेक्ट होता है। तो वो उसकी खुद की बात करेगा, उसकी फैमिली की बात करेगा, और उससे उसके आसपास रहने वाले लोगों की बात करेगा, अपनी कम्युनिटी की बात करेगा। सो जो असर्शन है वो करेक्ट है। क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? तो देखेंगे ऑल द थ्री वर्क टुगेदर, ये तीनों एक साथ काम करते हैं और इंडिविजुअली, या तो इंडिविजुअली भी करते हैं, सप्लीमेंट वन अनदर इन अ थ्री डायमेंशनल अप्रोच, ईच सर्विंग एज एंड्स एंड मीन्स। सो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो दैट इज वाई यहाँ पर जो रीजन है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा R does not does explain properly. I mean to so that sorry, ये क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। सो यहाँ पे नहीं की बात नहीं हो रही, यहाँ पे होने की बात हो रही है। यहाँ पर वो जो क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे नॉट एंड डज नॉट में, जैसे जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि कभी भी आपके क्वेश्चन में अगर नॉट आ जाए तो कभी उसको मिस मत करिएगा, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी नॉट को स्किप कर देते हैं या फिर नॉट समझ लेते हैं, राइट। सो उससे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है और फिर हम रॉन्ग मार्क कर देते हैं, और यहीं पर यहाँ पर यही चीज हुई है, राइट। जो ऑप्शन की फॉर्मेशन है उसमें हमने गड़बड़ किया, राइट। सो अभी क्लियरली आप समझेंगे कि द सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर implies द वेलफेयर ऑफ मैन, his family and his community because all the three work together। ये तीनों एक साथ अब वो एक्सप्लेन कर रहा है, राइट, कि किस तरह से वो काम करते हैं। बिकॉज ऑल द थ्री वर्क टुगेदर और इंडिविजुअली सप्लीमेंट वन अनदर, या तो वो एक साथ काम करते हैं या फिर अकेले काम करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट का काम करते हैं, एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं। वो चाहे वो मिल के काम करे या फिर अलग अलग काम करे, बट वो एक दूसरे के लिए पूरक होते हैं इन अ थ्री डायमेंशनल अप्रोच, इन तीनों डायमेंशनल अप्रोच के थ्रू, ईच सर्विंग एज एंड्स एंड मीन। सो यहाँ पर जो रीजन है वो असर्शन को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है, मेंट टू से दैट एक्सप्लेन कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, right? Let's move to the next question. As per the provision of Minimum Wage Act 1948, while revising or fixing minimum rate of wages for which of the following categories, different rates of wage may not be fixed. Let me read the question again. As per the provision of the Minimum Wage Act 1948, while revising or fixing minimum rate of wage for which of the following categories, different rates of wage may not be fixed. So आपके सामने options हैं: A. Different scheduled employments, B. Adults and adolescents, C. Children and apprentices, D. Different localities, and E. Men and women. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं 1 2 3 4। यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ए 1 2 3 4 को समझेंगे क्योंकि यहाँ पे नंबरिंग करना मिस हो गया है। सो बी एंड सी हो जाएगा, या फिर ई ओनली होगा, या फिर सी एंड डी होगा, या फिर सी ओनली होगा, राइट। सो आपको आंसर देना है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 ई ओनली, राइट। सो क्वेश्चन को देखेंगे अगेन कि वहां पे क्या पूछा गया था, डिफरेंट रेट्स ऑफ विच मे नॉट बी फिक्स्ड, मे नॉट बी फिक्स्ड पूछा गया, नॉट पूछा गया है क्वेश्चन में, राइट। सो क्या इसमें नहीं होगा, दैट इज मेन एंड वुमेन, ये फिक्स नहीं होंगे। अदरवाइज डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स, एडल्ट्स एंड एडोलसेंट्स, चिल्ड्रन एंड अप्रेंटिसेस, डिफरेंट लोकेलिटीज, ठीक है। तो जो प्रोविजन होगा मिनिमम वेज एक्ट का, एक्ट 1948 का, वाइल रिवाइजिंग द और फिक्सिंग मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, तो किन कैटेगरीज के लिए जो मिनिमम वेजेस है वो फिक्स किए जाएंगे रादर देन नो मेन एंड वुमेन, ठीक है। मेन एंड वुमेन को छोड़ दिया जाए तो बाकी के लिए फिक्स किया जाता है। डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स के लिए, एडल्ट एंड एडोलसेंट्स के लिए, चिल्ड्रन एंड अप्रेंटिसेस के लिए, एंड डिफरेंट लोकेलिटीज के लिए, ना कि मेन एंड वुमेन के लिए, राइट। सो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ई ओनली, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टेट्यूटरी एडहॉक बॉडी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी नॉन स्टेट्यूटरी एडहॉक बॉडी है। नॉन स्टेट्यूटरी पूछ रहा है। सो ऑप्शन है 1, ऑप्शन 1 है सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन कमिटी,
Second, Central Committee on Labor Research. Third, Committee on Conventions. And fourth, Wage Boards. So आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे एंड देन ट्राई, you'll just have to find the answer. So यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, वेज बोर्ड. सो वेज बोर्ड जो है वो नॉन स्टेट्यूटरी एडहॉक बॉडी है. अदरवाइज जो सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन कमिटी है वो एडहॉक बॉडी है, ये स्टेट्यूटरी बॉडी है, सॉरी बॉडी है. सेंट्रल कमिटी ऑन लेबर रिसर्च, कमिटी ऑन कन्वेंशन, ये सारे स्टेट्यूटरी बॉडी है एक्सेप्ट वेज बोर्ड. वेज बोर्ड क्या है, वो नॉन स्टेट्यूटरी एडहॉक बॉडी है, राइट. ये क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, ये मैच वाले क्वेश्चन है. सो मैच में देखेंगे हम कंटेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर. ए देखेंगे लेबर वेलफेयर मेजर्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेज. बी देखेंगे इंडस्ट्रीज हैव एन ऑब्लिगेशन पर्सनलाइजेशन देयर वेलफेयर. सी देयर एग्जिस्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेलफेयर एंड एफिशिएंसी. डी द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी हैज टू बी अ गोल ऑफ इंडस्ट्रियल वेलफेयर. इनके सामने आपको देखने को मिलेगा प्रिंसिपल ऑफ लेबर वेलफेयर के अंदर फर्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ रीड टुवर्ड्स एम्प्लॉइज टू लुक आफ्टर, थर्ड देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडिकेसी ऑफ वेजेस, एंड फोर्थ देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री, राइट. सो यहाँ पर आपको मैच करना है. आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, यू जस्ट नीड टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड यू जस्ट ट्राई टू फाइंड द आंसर. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऑप्शन ए देखेंगे लेबर वेलफेयर मेजर्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेजेस. वो किससे मैच करेगा, दैट विल मैचिंग विद द ऑप्शन नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री. सो क्या मैच हो रहा है यहाँ पे, लेबर वेलफेयर मेजर्स कैन नॉट बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर वेजेस, प्रिंसिपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री. सेकेंड क्या बोल रहा है, इंडस्ट्रीज हैव एन ऑब्लिगेशन पर्सनलाइजेशन देयर वेलफेयर. सो वो किससे मैच करेगा, दैट विल बी मैचिंग विथ ऑप्शन नंबर थर्ड प्रिंसिपल ऑफ एडिकेसी ऑफ वेजेस. थर्ड देखेंगे दैट इज मैचिंग विथ वन there exists relationship between welfare and efficiency, that is principle of efficiency. And option number D, the development of human personality has to be a goal of industrial welfare, that will be matching with the principle of read towards employees to look after, right. So इसका सही जो मैच है वो है 4 3 1 2. ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 एंड डी का हो जाएगा 2. Who among the following is the first Indian to become the president of International Labour Conference? So first है यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है आपका श्री डोंट. सो आपके सामने ऑप्शन है श्री जगजीवन राम, सेकेंड सर अतुल चटर्जी, थर्ड डॉक्टर नरेंद्र सिंह एंड फोर्थ श्री रविंद्र वर्मा. सो आपको बताना है कि इंडिया में सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल ILO के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे. सो यू विल हैव टू फाइंड द आंसर. सो आपको देखना है श्री जगजीवन राम है, श्री जगजीवन राम थे, सर अतुल चटर्जी थे, डॉक्टर नगेंद्र सिंह थे या फिर श्री रविंद्र वर्मा थे. सो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर अतुल चटर्जी ILO के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे, राइट. सो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में कभी, लाइक आपको मैं ईयर तो नहीं एग्जैक्टली बता सकती, लेकिन ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है और ये अपकमिंग एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली रिपीट होते हैं एग्जाम्स में. सो सर अतुल चटर्जी ILO के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है.
Which of the following is not the prescribed hours and periods of work for a child under the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986? So आपके सामने options हैं. No child shall work for more than 3 hours before he has had an interval for rest for half an hour in any day. B. The period of work should be so arranged that, inclusive of his rest intervals, it shall not spread over more than 6 hours in any day. थर्ड देखेंगे, सी देखेंगे, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन 8 p.m. एंड 7 a.m. एंड डी देखेंगे, नो चाइल्ड शैल बी रिक्वायर्ड और परमिटेड टू वर्क ओवर टाइम. सो आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, दैट नॉट, नहीं है इनमें से, that prescribed hours and periods of work for child under the Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. So child labor and prohibition and regulation act के तहत, एक्ट 1986 के तहत इनमें से कौन सा प्रोविजन नहीं है, राइट. सो आपको वो फाइंड करना है. सो आपको ध्यान रखना है कि 1986 के अकॉर्डिंग की बात की गई है. 1986 में जो प्रोविजन रखा गया है उस 1986 का कौन सा प्रोविजन नहीं है, राइट. सो आपको बात करनी है उस पर. सो आपके सामने ऑप्शंस है ए बी, 2 देखेंगे ए एंड सी, थर्ड देखेंगे बी एंड सी, एंड फोर्थ है सी एंड डी. इनमें से कौन सा नहीं है? सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सारे ही ऑप्शन सही हैं, किसी न किसी एक्ट के थ्रू ये पास कराए गए थे. लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली पूछ क्या रहा है कि 1986 में नहीं हुआ था. ये जो बिल था, ये जो प्रिस्क्राइब्ड आवर्स एंड पीरियड ऑफ वर्क फॉर चाइल्ड अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में, ये कौन से दो हैं जो नहीं है, मतलब क्योंकि दो दो का पेयरिंग बनाए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो दो, इसमें से दो चूज करना है आपको जो नहीं थे. है सारे ही सही, लेकिन 1986 के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है, 1986 में कौन सा प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था. तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर है. ए एंड सी नहीं प्रिस्क्राइब किया गया था. नो चाइल्ड शैल वर्क फॉर मोर देन 3 hours बिफोर ही हैज हैड an interval for rest for half an hour in any day. ये प्रोविजन है चाइल्ड एक्ट के अंदर, ये प्रोविजन है कि 3 घंटे से ज्यादा, लाइक अगर कोई भी चाइल्ड है, किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो वो 6 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, और उस 6 घंटे में वो आफ्टर 3 hours उसको हाफ एन आवर का एक ब्रेक मिलना चाहिए. ये सारे प्रोविजंस हैं, सारे करेक्ट हैं, लेकिन 86 के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है, 86 में कौन सा नहीं दिया गया था, तो वो है ए, जो कि दिया गया है कि हर 3 घंटे पर उसको रेस्ट मिलना चाहिए, ये उसमें नहीं दिया गया है. एंड सी देखेंगे, नो चाइल्ड शैल बी परमिटेड टू वर्क बिटवीन 8 p.m. एंड 7 a.m. राइट. सो हर 3 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक, एंड प्लस no child shall be permitted to work between 8 p.m. and 7 a.m. These two are not given in 1986. Right? So next question देखेंगे. Which of the following theories of motivation classifies person as intrinsically motivated and extrinsically motivated? So आपको क्लासीफाई करना है कि कौन से इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं एंड कौन से एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, राइट. सो थ्योरीज बतानी है आपको. सो आपके सामने ऑप्शन ए 1 है रीइंफोर्समेंट थ्योरी, 2 देखेंगे आल्डरफर्स ERG थ्योरी, थर्ड देखेंगे एडम्स इक्विटी थ्योरी, एंड फोर्थ देखेंगे कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी. सो इंट्रिंसिकली एंड एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड कौन से होते हैं, दैट इज कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरीज इज कंसीडर्ड एज द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन क्लासिफाइज पर्सन एज intrinsically motivated and extrinsically motivated. That is cognitive evaluation theory. This is the last question for this session. The ILO set forth few fundamental principles at the time of its inception. These principles are embodied in the form of
Charter of Freedom of Labor. These principles were again reaffirmed at its General Conference along with other charter and are popularly known as Philadelphia Charter. This was done in the year 1926, 1942, 1944 and 1946. So किसमें ये हुआ था आपको बताना है. So let me read the question again. That is, the ILO set forth few fundamental principles at the time of its inception. चार फंडामेंटल सेट्स किए थे इसकी शुरुआत में. These principles are embodied in the form of charter of freedom of labor. These principles were again reaffirmed at its General Conference along with other charter and are popularly known as Philadelphia Charter. This was done in the year 1926, 1942, 1944 and 1946. So correct answer for this question is option number third, 1944. राइट. सो आज का ये सेशन हम यहीं पर एंड करेंगे एंड आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया हो, आपको आपको अच्छा लगा हो एंड ये आपके लिए हेल्पफुल रहे और फॉर श्योर ये हेल्पफुल रहेगा आपके लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. थैंक यू वेरी मच.